हेलो फ्यूचर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूनिक इनिशिएटिव जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। नाम यूनिक क्यों है? आप 10 से 15 मिनट हमारे साथ कॉन्शियसली रहे, आपको पता चल जाएगा। इस इनिशिएटिव के अंदर हम अभी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं प्रीलिम्स 2020 की बात करूं तो 23 क्वेश्चन इस पार्ट से आए थे। इसमें से 15 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट वाले पार्ट से और 8 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर वाले पार्ट से। 23 क्वेश्चन यानी कि 46 मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आए थे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड होता है या कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, तो ये जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है वो थोड़ा साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये इनिशिएटिव एक यूनिक इनिशिएटिव है। अगर आप एनवायरनमेंट के किसी टॉपिक को यूट्यूब पे डालोगे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि किसी वीडियो में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जो वीडियो अवेलेबल है उन्हीं वीडियो के अंदर क्या क्या चीज कमी है उसी को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम पे ओरिएंटेड मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। इस सीरीज के अंदर क्या चीज यूनिक होने वाली है? इसके अंदर हम C4 मेथड को यूज करेंगे। C4 का मतलब है क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एग्जाम के अंदर जो नेचर है एग्जाम का वो बहुत ही इवॉल्विंग हो रहा है, नेचर इवॉल्व कर रहा है, बहुत ही डायनामिक पैटर्न हो गया है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव के सारे वीडियोस को बनाया जाएगा। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या बेसिक्स हो सकते हैं, उसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स टू हम मूव करेंगे एडवांस लेवल तक। और इसके बीच में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करते टाइम जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर का क्या एंगल है, उस करंट अफेयर के एंगल को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि आप इस पर्टिकुलर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को जज कर पाए। ओके। और ये जो हमारी सीरीज है वो बेस्ड है पिक्टोग्राफिक मेमोरी। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर की फॉर्म में बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है, तो मैं यहाँ इस सीरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, जिससे वो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ में बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रहे। और इसके साथ में इन जो डिस्कशन का मीडियम है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको इस साइंस से रिलेटेड टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं बीच बीच में हिंदी टर्म को भी इंक्लूड करूंगा, जिससे क्या होगा कि उनको समझने में आसानी होगी। अभी जो हिंदी टर्म है बहुत कम यूज कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जहां मुझे लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट टर्म है इंग्लिश की, वहां पे मैं ब्रैकेट में उसका हिंदी टर्म भी इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है कोरल रीफ। तो सबसे पहले कोरल रीफ, ये आपने इस टाइप की, अगर आप यहाँ पे अंडमान निकोबार में अगर वहां पे आप गए हो और इस टाइप की कोरल्स को आपने देखा हो, तो ये है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें दो वर्ड है, फर्स्ट है कोरल और सेकंड है रीफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोरल क्या है। क्या ये कोरल एक प्लांट है या ये एनिमल है? तो कोरल प्लांट नहीं है, कोरल एक एनिमल है। तो चलो हमको पता चला कि कोरल इज अ टाइप ऑफ एनिमल। अब ये एनिमल है तो किस टाइप का एनिमल है? क्या ये वर्टिब्रेट एनिमल है या इनवर्टिब्रेट एनिमल है? वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल? वर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनमें बैकबोन एब्सेंट होती है। तो कोरल किस टाइप का एनिमल है? कोरल है इनवर्टिब्रेट एनिमल, जिसमें बैकबोन एब्सेंट होगी। इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल की बात करें तो आपका जो अर्थवॉर्म है, जिसको क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, और तो आपकी जो इंसेक्ट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? ये इनवर्टिब्रेट एनिमल के एग्जाम्पल है। तो आपका कोरल भी किस टाइप का एनिमल है? इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो चलो हमको ये पता चल गया कि कोरल इज ए टाइप ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल। अब ये एनिमल है तो इसको रहने के लिए भी चाहिए होगा
और इसको खाने के लिए भी चाहिए होगा। तो ये एनिमल कहाँ रहता है? वेयर डज दिस कोरल रिसाइड? ये कोरल कहाँ पे रहता है? तो कोरल क्या करता है, जो आपका सी वाटर है उस सी वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करेगा। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इस लाइमस्टोन की हेल्प से कोरल अपने रीफ का फॉर्मेशन करेगा। रीफ मतलब एक टाइप का एक स्ट्रक्चर हो गया जहां पे कोरल रहेगा। अब ये पर्टिकुलर कोरल यहाँ पे रह रहा है, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी रीफ के ऊपर दूसरा कोरल आएगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट कोरल, और इस तरह से ये रीफ का फॉर्मेशन होगा। तब हम इसको बोलेंगे कोरल रीफ। तो ये रीफ जो बन रही है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमको ये पता चल गया कि कोरल एक रीफ टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसमें वो रिसाइड करता है। वो किसका बना होता है? लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बात करें कि कोरल को, यानी कि इस एनिमल को फूड की जो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसको फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट खुद से ही पूरी करता है या किसी और पे डिपेंडेंट रहता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, हिंदी में बात करें तो स्वपोषी। तो ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। तो फिर ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है? इसके लिए समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोरल से रिलेटेड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल जो कोरल है, सिंगल कोरल, उसको बोलते हैं पॉलिप। ओके, तो अब ये जो पॉलिप है, कोरल पॉलिप्स, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है एल्गे के साथ में। एल्गे, उस एल्गे का नाम होता है जूजेंथले। जूजेंथले। इस एल्गे के साथ में कोरल पॉलिप्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब है? जो इस कोरल पॉलिप्स को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है इस जूजेंथले एल्गे के द्वारा, और जो इस एल्गे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है इस पॉलिप्स के द्वारा। यानी कि इस टाइप के एसोसिएशन में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उस टाइप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब अगर एल्गे की बात करें तो एल्गे होता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं स्वपोषी। नाम में कैसा आ रहा है? स्व मीन्स खुद से ही अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करेंगे, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे एल्गे। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टाइप का जो ग्रीन पिगमेंट है, ये सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लांट की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो CO2 की बात करें, ये CO2 इस प्लांट को कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है। उन गैसेस का अगर कंपोजिशन देखें तो सबसे ज्यादा गैस होती है नाइट्रोजन, उसके बाद में होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन अराउंड 78%, ऑक्सीजन अराउंड 21% के आसपास। तो 99% इन दो गैसों के से मिलके बना होता है हमारा एटमॉस्फेयर। उसके बाद में होती है अपनी आर्गन, और उसके बाद में आती है CO2। तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वहां से ये प्लांट CO2 को कैप्चर करेगा। ओके, अब ये CO2 जो है, प्लांट की जो लीव्स होती है उस लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। इन स्मॉल स्मॉल पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा इस एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। और ये वाटर कहां से आता है? प्लांट की बात करें तो प्लांट्स की जो रूट्स होती है, सो रूट्स हेल्पफुल होती है वाटर एंड मिनरल को प्रोवाइड करने में। तो जब ये प्लांट CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में,
तब बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इन प्लांट्स के लिए क्या होता है, फूड का काम करता है। और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट होती है CO2 H2O, उसकी हेल्प से वो CO2 को कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे अगर वाटर की बात करें तो वाटर के इनसाइड ये जो ऑक्सीजन है, जो मराइन ऑर्गेनिज्म है वो उसको हेल्प करेंगे, यूज करेंगे उसकी फोटो से, अपनी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसको यूज करेंगे। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा कि एल्गे होता है ऑटोट्रॉप्स, मींस अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनरल्स पूरे किसके द्वारा दिए जाते हैं, इस कोरल पॉलिप्स के द्वारा। ओके, जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है इस पॉलिप्स के द्वारा। अब ये एल्गे क्या करेगा, इसने फूड को बनाया, और ये फूड किसको प्रोवाइड करेगा, कोरल पॉलिप्स को। तो कोरल पॉलिप्स को एल्गे क्या प्रोवाइड करता है, ये फूड प्रोवाइड करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर प्रोवाइड करता है। वैसे तो जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, कोरल रीफ होती है, वो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये इस एल्गे की वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि एल्गे कोरल पॉलिप्स को प्रोवाइड करता है फूड एंड कलर। और उसके साथ में जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपका प्रोडक्शन होता है, जो वो रिक्वायरमेंट एल्गे के द्वारा पूरी की जाती है, किसको प्रोवाइड की जाती है, आपके कोरल पॉलिप्स को। और एल्गे को क्या मिलता है, वो मिनरल्स मिलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए और रहने के लिए। जो आपके एक तरह से एल्गे रिसाइड कहां करेगा, इन कोरल पॉलिप्स के वहां पे। ओके, तो ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये कोरल पॉलिप्स इस एल्गे को एक्सपेल कर देता है, जिससे क्या होगा कि इस कोरल पॉलिप्स का जो कलर है, जो किसकी वजह से आ रहा था, इस एल्गे की वजह से, अब वो कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, जिसको एक टर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग। उसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हमने कोरल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि कोरल एक टाइप का एनिमल है। किस टाइप का एनिमल है, मराइन इनवर्टिब्रेट एनिमल है, जो रिसाइड करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में। और ये कोरल अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा एक एल्गी के साथ, जिसका नाम है जूजेंटले, उसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होगा। एल्गी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाएगा, और वो फूड किसको दिया जाएगा, कोरल पॉलिप्स को दिया जाएगा। और इसके बदले में कोरल पॉलिप्स उस एल्गे को जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ में रहने को मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हर कोरल आपके रीफ का फॉर्मेशन करता है, तो इसका आंसर होगा नो। सारे के सारे जो कोरल्स होती है वो रीफ का फॉर्मेशन नहीं करती है। जो हार्ड कोरल होती है, इसमें दो टाइप होते हैं, हार्ड कोरल, ये हार्ड कोरल ही रीफ का फॉर्मेशन करती है। और रीफ किसका बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो आपका सॉफ्ट कोरल है, सॉफ्ट कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं करती है। इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर का एंगल जो न्यूज में है, स्नोफ्लेक कोरल, स्नोफ्लेक कोरल जो कि अभी न्यूज में है। स्नोफ्लेक कोरल बेसिकली एक टाइप की सॉफ्ट कोरल है, जो कि रीफ का फॉर्मेशन नहीं करेगी। और जो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कोरल के बारे में कि कोरल क्या है। तो कोरल बेसिकली क्या होता है, एक लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होता है, वाटर के इनसाइड रहते हैं। और ये एक मरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। दो टाइप के कोरल्स होते हैं, हार्ड कोरल जो कि रीफ का फॉर्मेशन करेंगे, और आपके सॉफ्ट कोरल जो रीफ का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे इसको बोलते हैं सी फेंस, और ये है आपका सी वीव्स। ये प्लांट के टाइप के स्ट्रक्चर्स है, प्लांट नहीं है, कोरल का टाइप ही है, बट ये प्लांट के जैसा इसमें इनका स्ट्रक्चर है। ये रीफ का फॉर्मेशन नहीं करते हैं सॉफ्ट कोरल। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ कोरल मेक्स रीफ, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओनली जो हार्ड कोरल्स होती है वो रीफ का फॉर्मेशन करती है। इंडिविजुअल्स कोरल्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉलिप्स, अभी हमने देखा उनको पॉलिप्स बोलते हैं।
और ये कोरल पॉलिप्स इस ब्लू ग्रीन एल्गे जिसका नाम क्या था, जूजेंथले, उसके साथ में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में, म्यूचुअलिस्टिक का मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, प्लस प्लस से इसको इंडिकेट करते हैं, मींस कोरल पॉलिप्स को भी बेनिफिट हो रहा है और आपका जूजेंथले एल्गे को भी बेनिफिट हो रहा है। इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ओके, इसमें क्या होगा कि जो प्रोटेक्शन यानी जो कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, कोरल पॉलिप्स। और इसके बदले में कोरल पॉलिप्स क्या करेगा, जो एल्गे क्या करेगा, एल्गे उसके कोरल्स के जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स है, आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लाइसिरोल हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो कोरल पॉलिप्स को प्रोवाइड करेगा। मींस कोरल पॉलिप्स की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा एल्गे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोरल पॉलिप्स है, ये जो इस टाइप की जो है इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। नॉर्मली जो कोरल्स के अंदर ये 6 टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन जो स्नोफ्लेक कोरल है उसके अंदर ये 8 टेंटिकल्स होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नॉर्मली जो कोरल्स होती है उसमें ये 6 टेंटिकल्स होते हैं, और स्नोफ्लेक कोरल जो कि एक टाइप की सॉफ्ट टाइप की कोरल है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर 8 टेंटिकल्स होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम बात करें कि कोरल रीफ वर्ल्ड वाइड, अगर बात करें कि कोरल रीफ्स का जो मराइन एरिया है, जो मराइन इकोसिस्टम है, यानी कि वाटर के अंदर का इकोसिस्टम, उसका ओनली 0.1% रिप्रेजेंट करता है कोरल रीफ्स। लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में बात करें, जैव विविधता के टर्म्स में बात करें, तो जितने भी मराइन स्पीसीज है, यानी कि जो वाटर के इनसाइड है, उसमें से 25% जो मराइन स्पीसीज है वो कहाँ पे रहती है, कोरल्स के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही कम एरिया कवर करता है, लेकिन कम एरिया के अंदर स्पीसीज जो रहती है वहां पे बहुत ज्यादा होती है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है आपके लैंड वाले इकोसिस्टम में, तो उसके इक्विवेलेंट है ये मराइन इकोसिस्टम। अब आपने देखा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे आपने देखा होगा कि ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये आपका ट्रॉपिक्स हो गया। ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन है, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है, जिसका क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी। हाई प्रेसिपिटेशन, ज्यादा बारिश होने की वजह से जो यहाँ पे प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट डेंस कैनोपी होगी उनकी। डेंस कैनोपी का मतलब ये आपका जो प्लांट है ये इतनी ज्यादा हाइट तक होगा कि यहाँ पे सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ओके, तो इस वाले रीजन के अंदर ये जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, और हम भी इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा वो टॉपिक आएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अभी मैं आपको इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रहा हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो इसकी जो डाइवर्सिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है आपके लैंड वाले इकोसिस्टम में। इसी के इक्विवेलेंट होता है मराइन इकोसिस्टम के अंदर होता है कोरल्स। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ये रेन फॉरेस्ट कहाँ पे, लैंड पे है। रेन फॉरेस्ट वर्ड यूज किया है बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में, हाई बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से जो ओशन के अंदर जो हाई बायोडाइवर्सिटी है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, अपना कोरल्स। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और कोरल पॉलिप्स जो अपने जो उसकी जो लेयर होती है, स्केलेटन्स की जो लेयर्स होती है, जो रीफ का फॉर्मेशन होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अभी हमने पढ़ा कोरल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोरल के लिए ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि कोरल जो है वो मेनली आपके ट्रॉपिकल रीजन में रहती है। यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। मेनली जो कोरल्स रहती है आपके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है, 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ, यहाँ पे कोरल्स रहती है। इसके लिए इस वाले रीजन के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, तो वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इन कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए। कोरल्स के लिए जो आइडियल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये अगर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम हो जाता है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस केस में कोरल बहुत सेंसिटिव होती है और जो कोरल ब्लीचिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो टेम्परेचर रेंज है मेनली कहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में। ओके, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कोरल के ग्रोथ के लिए सलाइन वाटर चाहिए, इसके लिए फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे एरियाज जहां पे फ्रेश वाटर का इंट्रूजन होगा वहां पे कोरल रीफ्स नहीं पाई जाएगी। एवरेज जो सैलिनिटी होनी चाहिए वो 32 टू 35 पार्ट्स पर 1000 होनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि कोरल जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करता है, एल्गे से, और एल्गे जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट करता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको पता है कि किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की। तो लाइट की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, ये आपका ओशन का सी लेवल है। तो आपने पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि जब 200 मीटर तक लाइट इजीली पेनिट्रेट कर पाती है तो जिसको बोलते हैं फोटिक जोन। तो कोरल्स कहां पाई जाएगी, फोटिक जोन के अंदर। क्यों, क्योंकि फोटिक जोन के अंदर एल्गे को लाइट मिलेगी और उसी लाइट की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करेगा और वो फूड किसको मिलेगा, कोरल्स को मिलेगा। ओके, सो एल्गे जो है, ये आपका कोरल रीफ्स जो है वो शैलो वाटर के अंदर पाई जाती है। बहुत ज्यादा डेप्थ होने पे वहां पे कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती है। यूजुअली जो ये डेप्थ होती है वो 60 टू 80 मीटर्स है, लेकिन 200 मीटर्स तक कोरल सरवाइव कर सकती है, मिल सकती है, क्योंकि 200 मीटर्स तक अपना फोटिक जोन होता है जहां पे लाइट इजीली अवेलेबल रहती है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि क्लियर वाटर, जितना वाटर क्लियर होगा उतना ही सनलाइट का पेनिट्रेशन अच्छा होगा और उससे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होगी, उससे फूड का फॉर्मेशन होगा और वो कोरल को मिलेगा। ओके, सो एक क्लियर वाटर होना चाहिए और सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट का पेनिट्रेशन हो सके। तो ये सारी कंडीशंस होती है कोरल रीफ के ग्रोथ होने के लिए। अब आप बात करें वर्ल्ड लेवल पे कोरल के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप देखेंगे कि मेनली जो कोरल्स है वो आपके अब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले रीजन में मिलती है। ये जो कोरल्स है जो रीफ का फॉर्मेशन करती है, इनको बोलते हैं, ये वार्म वाटर में मिलती है। जिसके अलावा अगर आप हायर ट्रॉपिक्स में जाएंगे, जैसे ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं डीप सी कोरल, जो कि कोल्ड वाटर में भी मिलती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोरल्स है वो किस रीजन में, इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में। ओके, ये वाला पॉइंट आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड रेड दिख रहा है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओके, सो कोरल रीफ्स के सर्वाइवल के लिए क्लियर शैलो वाटर होना चाहिए ऑफ द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। लेकिन जो आपका हायर ट्रॉपिक्स है वहां पे डीप सी कोरल मिलती है। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबसे लंबी कोरल रीफ है वो आपकी है ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ भी 3 टाइप की होती है, बैरियर रीफ के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहाँ इसके पैरेलल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ओके, फिर इंडिया की बात करें कि कोरल रीफ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप यहाँ इमेज में आसानी से देख सकते हैं। इंडिया के अंदर ये गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन है, इसके अलावा ये महाराष्ट्र का कुछ रीजन और कर्नाटका का रीजन है, लक्षद्वीप वाले रीजन में, गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में, इसके अलावा अंडमान और निकोबार वाले रीजन में। यहाँ पे आप देखेंगे सुंदरबन वाले रीजन में कोरल नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि सुंदरबन वाले रीजन में यहाँ से अपने गंगा रिवर आएगी, उधर से अपना ब्रह्मपुत्र रिवर आएगी और ये फ्रेश वाटर को लेके आएगी। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनेगा और फ्रेश वाटर के इंट्रूजन के कारण जो कोरल को सरवाइव करने के लिए जो सैलिनिटी चाहिए वो सैलिनिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पे इस रीजन में कोरल नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमने कोरल के बारे में पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं कोरल के क्लासिफिकेशन के बारे में कि कोरल कितने टाइप्स की होती है। तो कोरल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप्स की कोरल होती है। फर्स्ट है आपकी फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ में क्या है, जैसे ये आपका एक वॉल्केनिक माउंटेन है, इस माउंटेन का ये किनारा है, शोर है, इस किनारे से अगर कोरल रीफ का फॉर्मेशन होगा तब इस टाइप की कोरल रीफ को बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ। ओके, अब ये फॉर्मेशन इसके शोर लाइन से ना होके, इसके किनारे से ना होके, बीच में अगर ये आपका वोल्केनो है,
ये माउंटेन थोड़ा इसका सबसिडेंस हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा, अगर कोरल रीफ का फॉर्मेशन एग्जैक्ट किनारे से ना होके थोड़े बीच में पानी आ गया और फिर किसी डिस्टेंस से स्टार्ट हो जाए, तब उसको बोलेंगे आपका बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ इसको बोलते हैं बैरियर रीफ, क्योंकि जो आपका शोर लाइन है उस शोर लाइन से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है, बीच में ये वाटर होता है, इस वाटर के बाद में फिर यहाँ पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब अगर इसका फर्दर इसका सबमर्जेंस हो जाएगा तो उस केस में ये पूरा वाटर के अंदर चला गया, तो ओनली ये कोरल रीफ की एक ऐसी इस टाइप की लेयर बन रही है जिसको बोलते हैं अटोल टाइप की बैरियर, अटोल रीफ बोलेंगे। तो हमने पढ़ा कोरल के टाइप्स के बारे में, एक था आपका फ्रिंजिंग रीफ, उसके बाद में ये आपका फ्रिंजिंग रीफ ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, बीच में ये आपका ये लगून बन गया, यहाँ जैसे आप ये ग्रेट बैरियर रीफ को देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये लैंड है, इस लैंड से डायरेक्टली कोरल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बीच में ये वाटर की बॉडी बन रही है जिसको बोल रहे हैं लगून, उसके बाद में रीफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। और अगर ये वॉल्केनिक माउंटेन और सबमर्जेंस हो गया इसका, तो ओनली ये लेयर इस टाइप की बनेगी कोरल की, जिसको बोलते हैं अटोल। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कोरल के टाइप्स के बीच में। अगर इंडिया की बात करें तो किस टाइप की कोरल कहाँ मिलती है, तो आप इस इमेज से देख सकते हो, इस टाइप का जो कलर है वो फ्रिंजिंग रीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार के अंदर, आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में, इसके अलावा मुंबई यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में, और गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में। और जो अटोल वाला रीजन है, अटोल टाइप की रीफ है, वो कहाँ बनेगी, लक्षद्वीप के अंदर। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करें कि इंडिया के अंदर कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है, हमने देख लिया है। इसमें जो नई दो टर्म आई है वो है आपका मलवान रीफ, ये कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर, और आपका अंगरिया बैंक, ये भी कहाँ है, ये दो महाराष्ट्र की लोकेशन है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये नेत्रानी आइलैंड, ये किसका पार्ट है, कर्नाटका का पार्ट है। बाकी तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सारे एरियाज है जहां पे इंडिया के अंदर कोरल रीफ्स मिलती है। अब कोरल के थ्रेट की बात करें तो क्या क्या कोरल को थ्रेट है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट और मेजर थ्रेट है कोरल को, वो है क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और कोरल टेम्परेचर को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज को ये सस्टेन कर सकता है, अगर टेम्परेचर उस पर्टिकुलर रेंज से बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस केस में कोरल की जो ब्लीचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा फैक्टर है। इसके अंदर आपका सी सरफेस टेम्परेचर का राइज ये रीजन हो सकता है, या ओशन एसिडिफिकेशन हो सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि जब ओशन एसिडिफिकेशन होता है उस केस में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और जब कार्बोनेट आयन कम मिलेगा तो उस केस में जो कोरल रीफ है वो रीफ किससे बनी थी, कैल्शियम कार्बोनेट से। और अगर ये कार्बोनेट आयन कम मिलेगा तो वो रीफ के फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, और वो इनडायरेक्टली कोरल रीफ्स को मतलब इसको इंपैक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है ओशन एसिडिफिकेशन, इसके अलावा जो आपके साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उससे भी कोरल रीफ्स को बहुत ज्यादा थ्रेट होता है। सी लेवल राइज वो भी कोरल रीफ को इंपैक्ट करता है। कैसे, जैसे आपको मैंने बताया कि कोरल रीफ्स के लिए मेनली आपको फूड के लिए फूड का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है लाइट, और सनलाइट आपके यूफोटिक जोन जो कि 200 मीटर तक है वहां तक ही इजीली अवेलेबल रहेगी। अब जब सी लेवल का राइज होगा तो उस केस में जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और डेप्थ इंक्रीज होगी तो सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो उस केस में जो कोरल को जो एल्गे को जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत कम हो जाएगी, तो उससे उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दिक्कत आएगी। तो सी लेवल राइज भी इसके कोरल को इंपैक्ट करेगा। अगर कुछ डेटा की बात करें तो आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था, स्पेशल रिपोर्ट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है इस सेंचुरी के एंड तक, तो 70 से 90% तक कोरल डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करता है या उससे ज्यादा राइज करता है, तो उस केस में 99% कोरल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, इसके अलावा एक जर्नल है नेचर रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग एक 2016 में जो मरीन हीट वेव्स आई थी उसकी वजह से जो आपकी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कोरल सिस्टम है जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
उसका जो 50% कोरल वाला पार्ट कैसा हो गया था, उससे इंपैक्ट हो गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और बात करें कि कोरल्स को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है, तो उसमें आता है डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग कैसे, जैसे आपको पता है कि अगर एल्गे बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो एल्गे अगर ये आपके सनलाइट यहाँ पे आ रही थी और बहुत ज्यादा एल्गे का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उस केस में ये क्या करेगा, सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो रुक जाएगा, और सनलाइट का पेनिट्रेशन रुक जाएगा तो उस केस में फूड का फॉर्मेशन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसमें दिक्कत आएगी, और फूड फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी तो कोरल को जो मिलने वाले फूड की रिक्वायरमेंट है वो इंपैक्ट होगी। ओके, तो ये भी ओवर फिशिंग भी इसका एक रीजन है। इसके अलावा अनसस्टेनेबल टूरिज्म ये भी इंपैक्ट करता है। मराइन एंड कोस्टल पॉल्यूशन, कोरल डिजीज वो भी इंपैक्ट करती है कोरल रीफ्स को। और कई बार क्या हो जाता है, जैसे ये अभी न्यूज में था कि आउटब्रेक ऑफ क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश, COTS, ये क्या है, बेसिकली कोरल रीफ का प्रेडेटर है, कोरल रीफ को खाने का काम करता है। तो अभी ये कोरल रीफ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनका नंबर अगर इंक्रीज होगा तो कोरल रीफ का नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये कोरल रीफ का प्रेडेटर है। इसके अलावा कोरल माइनिंग, कोरल माइनिंग में क्या है कि जो कोरल्स मिलते हैं उसको वो यूज करते हैं ब्रिक्स बनाने में, रोड फिल करने में, सीमेंट मटेरियल की तरह यूज करते हैं। और इसके अलावा जो टूरिस्ट है उनको सोवेनियर्स के रूप में भी कोरल्स का कुछ पार्ट दिया जाता है। तो कोरल माइनिंग वो भी कोरल को इम्पैक्ट करती है। ये सारे रीजन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए इस इमेज में बताए गए। अब इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप, इस एक साइड पे है कोरल पॉलिप्स, दूसरी साइड पे है अपना एल्गे जिसका नाम है जूजेंथले। ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं। कोरल पॉलिप्स इसको जो नेसेसरी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो इसको प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में एल्गे इसको कलर और फूड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो प्रोड्यूस होता है वो इसको प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों के बीच में इस टाइप का एसोसिएशन होता है जिसमें कोरल पॉलिप्स को भी बेनिफिट होता है और एल्गे को भी बेनिफिट होता है। लेकिन जब ये अभी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो थ्रेट्स होते हैं, जैसे वन ऑफ द थ्रेट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तब ये उस केस में ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, और जब ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो उस केस में ये क्या होगा कि जो एसोसिएशन ब्रेक हो गया तो कोरल जो है पहले हेल्दी कोरल थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही थी, अब वो आ जाएगी कैसी, स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगी। स्ट्रेस की कंडीशन में अभी डेथ नहीं हुई है उसकी, अभी भी रीस्टोरेशन पॉसिबल है। अगर किसी तरह से ये जिस वजह से ये टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल लिया था हमने टेम्परेचर राइज का, अगर टेम्परेचर जो रीजन था वो रीजन वापस से हम रीस्टोर कर दे तो उस केस में कोरल को वापस से रीस्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक रहेगी तब उसके बाद में कोरल की डेथ होगी। तो कोरल ब्लीचिंग जो है जिसमें कोरल पॉलिप्स एल्गे को क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा, उसको भगा देगा, और जैसे ही इसको भगा देगा तो उस केस में कोरल पॉलिप्स का जो कलर है वो कलर किसकी वजह से आ रहा था, एल्गे की वजह से, अब वो कलर कैसा हो जाएगा, कोरल वैसे व्हाइट कलर की हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इमेज में बताऊंगा, अभी जो व्हाइट कलर की हो जाएगी तो इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्या हो गया, कलर उसका चला गया। ओके, तो जब इसके जो स्टेप्स होते हैं तो पहले एल्गे को आपका ये रिलेशनशिप ब्रेक होगा, रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद में कोरल पॉलिप्स इस एल्गे को एक्सपेल करेगा, एक्सपेल करेगा तो ये स्ट्रेस में आ जाएगा, जैसा कि आपके साथ में भी होता है, आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया और वो टाइम टेबल फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो आप फिर स्ट्रेस में आ जाते हो। तो स्ट्रेस में आने से आपकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी जरूर इंपैक्ट करेगी। तो ये स्ट्रेस में आने के बाद में अगर ये सेम कंडीशन ज्यादा टाइम तक रहेगी तो बाद में कोरल की डेथ भी हो जाएगी, और उस केस के बाद में कोरल को रीस्टोर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन ये बताती है कि अभी भी कुछ अगर पॉजिटिव इनिशिएटिव की लिए जाए तो कोरल को रीस्टोर किया जा सकता है। वो जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ इमेज की फॉर्म में बताया गया है, मैंने आपको बताया कि हम पिक्टोग्राफिक मेमोरी पे वर्क करेंगे, इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा इमेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आपकी मेमोरी में ज्यादा लंबे टाइम तक रहे। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि बहुत सारे रीजन जो होते हैं हमने देखे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो पहले ये कोरल इस टाइप की थी और कोरल ब्लीचिंग के बाद में इसका कलर ऐसा हो गया।
क्योंकि कलर किसकी वजह से था, कलर आपका उस एल्गे की वजह से था, और वो एल्गे को कोरल ब्लीचिंग के टाइम पे कोरल पॉलिप्स ने उसको एक्सपेल कर दिया है। ओके, अब अगर हम बात करें कोरल के सिग्निफिकेंस की, तो कोरल रीफ्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 0.1% ऑफ द मराइन इकोसिस्टम, जो आपका मराइन इकोसिस्टम है उसके 0.1% एरिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में 25% ऑफ द मराइन स्पीसीज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हाईली बायोडाइवर्सिटी एरिया है, इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेज जो होती है, फिश का भी प्रोडक्शन इस कोरल रीफ्स के आसपास होता है। तो फिश ये एक तरह से क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, और ये फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। इसके अलावा कोरल रीफ्स जो है, जैसे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैंग्रोव। मैंग्रोव जो होता है, जो आपके साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उसके केस में जो इसका इम्पैक्ट होता है, उस इम्पैक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, कोस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसी तरह से ये कोरल रीफ्स भी कोस्टल प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ओके, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को भी प्रोवाइड करती है, जिसके यूज कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, HIV के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा सस्टेनेबली मैनेज कोरल रीफ बेस्ड टूरिज्म है, वो क्या करेगा, आसपास के लोगों की लाइवलीहुड को भी सिक्योर करता है। और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का भी काम करती है, डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस मराइन फूड चेन को कंटिन्यू करने के लिए। अभी मराइन फूड चेन क्या होता है ये हम आगे कभी टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारे जो बेनिफिट्स है कोरल के, वो यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि कोरल को बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, तो उस थ्रेट से अब हमको बचाना है, तो हमको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोरल रीफ से रिलेटेड कोई ऐसा नेशनल, कोई ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है नेशंस के बीच में, या ऐसा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट नहीं है। ओनली डिफरेंट टाइप के इनफॉर्मल आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनका मेन फंक्शन क्या होगा, कोरल रीफ का आपका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच में कोई फॉर्मल टाइप का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कोरल रीफ के कंजर्वेशन में वर्क करे। तो हमको जो पढ़ने हैं इसमें फर्स्ट है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, उसके बाद में कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, 50 रीफ्स इनिशिएटिव एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ 2018। सबसे पहला आता है इसमें इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। नाम ही कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे। इसको बनाया गया था 1994 के अंदर। ये क्या, ये फॉर्मल पार्टनरशिप है? नहीं, ये एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है डिफरेंट नेशंस के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और जिसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी का जो ऑपरेशनल नेटवर्क है, यानी जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करेगा, उसको बोला जाता है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो क्या करेगा, डिफरेंट कंट्रीज के कोरल रीफ का वहां पे क्या स्टेटस है उसको मॉनिटर करेगा, और जब सिचुएशन आप उसको खराब हो जाएगी तो उस केस में उसको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए एफर्ट लगाएगा। तो पहला इनिशिएटिव आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, जो कि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है। सेकेंड इनिशिएटिव है आपका कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। इसको बनाया गया था 2006 के अंदर। इसमें बेसिकली ये वाली कंट्री जहां पे कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मलेशिया है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड। ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। इन कंट्रीज का मेन फोकस क्या रहेगा कि जो कोरल रीफ है उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हो जाए, और जो भी इंपैक्ट आ रहा है कोरल रीफ्स पे उस इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जाए। ये बेसिकली एक टाइप की क्या है, मराइन प्रोटेक्टेड एरिया से, जैसे कि आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, ओके, लैंड बेस्ड प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इसमें आपके एनिमल्स को आप कंजर्व कर सकते हो। इन सिटू कंजर्वेशन होता है, मींस अपनी लोकेशन पे ही उसको कंजर्व करते हैं। उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो इजीली ब्रीड कर सके और इजीली अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सके। उसी तरह से ये भी एक तरह का मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज इनको डेजिग्नेट किया जाता है, जो कोरल रीफ रिच एरियाज होते हैं उनको, ताकि कोरल रीफ का रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन इजीली पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव है वो है 50 रीफ्स। ये एक ग्लोबल प्लान है जिसको लॉन्च किया गया था 2017 में बाली के अंदर। इसका मेन फोकस क्या है कि जो 50 वर्ल्ड की जो मोस्ट क्रिटिकल कोरल रीफ है उनको प्रोटेक्ट करना। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में
जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ 2018 के अंदर इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के द्वारा 2018 को थर्ड टाइम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ उसको घोषित किया। जब इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ घोषित करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी कोरल रीफ के बेनिफिट्स के बारे में, उसको कंजर्वेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स उनको लेने चाहिए कोरल रीफ्स के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। इससे पहले जो 1997 में फर्स्ट और 2008 में सेकेंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ को घोषित किया गया था, ये 2018 वाला थर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ है। तो अगर एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट इस तरह से आता है कि 2018 में जो डिक्लेयर किया गया ICRI के द्वारा, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के द्वारा, जो फर्स्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ जो घोषित किया वो 2018 नहीं है, वो 1997 है। 2018 वाला तो अपना थर्ड वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर वाला एंगल की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इनिशिएटिव बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। इसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो भी आपसे पूछा जा सकता है उन सारी चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड वे में उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इमेज के साथ में। तो ये न्यूज में थी स्नोफ्लेक कोरल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टाइप की एलियन स्पीसीज है। एलियन स्पीसीज का मतलब ये सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जो हवाई आइलैंड है 1972 में। वहां पे एलियन स्पीसीज वो होती है, एलियन स्पीसीज जैसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज इस एक लोकेशन में है, यहां से जब वो किसी दूसरे लोकेशन पे आएगी तो उनका नंबर बहुत ही ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगा और बहुत ही ज्यादा नंबर इंक्रीज होने की वजह से वो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करेगी, मोनोपोलाइज कर देगी। इसके अलावा जो दूसरी कोरल रीफ्स होगी उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, तो उसको बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी आपको हमें याद रखना है कि स्नोफ्लेक कोरल एक टाइप की एलियन स्पीसीज है और जो कोरल की दो टाइप होती है, सॉफ्ट कोरल और हार्ड कोरल, ये पार्ट है सॉफ्ट कोरल का। ओके, इनिशियली ये कहाँ पे पाई गई, हवाई आइलैंड के अंदर, और इसके बाद में ये वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होगी। रिसेंटली यानी 2019 के अंदर ये सदर्न इंडिया जो है वहां पे भी देखा गया इस कोरल रीफ को, स्नोफ्लेक कोरल को। तो नाम और के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। मेनली जो कोरल्स होती है, मैंने आपको बताया कि मेनली कोरल्स के जो टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंटिकल्स होते हैं किसके, स्नोफ्लेक कोरल के। और नॉर्मली जो कोरल रीफ्स होती है उसके 6 टेंटिकल्स होते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ऑक्टो कोरल क्योंकि इसमें 8 टेंटिकल्स होते हैं। और ये जो कोरल होती है ये अपना फूड खुद से नहीं बनाती है, ये किस पे डिपेंड रहती है, ये डिपेंड रहती है जू प्लैंक्टन के ऊपर। ओके, जूट प्लैंक्टन पे और जो दूसरे जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं उस पे ऊपर ये डिपेंड रहती है। ये आपका जो जू जेंटले एल्गे के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं होती है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्नोफ्लेक कोरल एक एलियन स्पीसीज है जो कि हवाई आइलैंड में सबसे पहला पाई गई, सॉफ्ट कोरल का टाइप है। ऑक्टो कोरल है, इसके 8 टेंटिकल्स है और ये अपनी फीडिंग रिक्वायरमेंट के लिए जू प्लैंक्टन और जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यूट्यूब के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उनके साथ में दिक्कत यह है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। जब तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम के ओरिएंटेड हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको एक डायरेक्शन प्रोवाइड होगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है जिससे हमारा अल्टीमेट एम क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, वो वाला हमारा एम फुलफिल हो जाए। तो इसलिए जिस भी टॉपिक को हम कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो लेटेस्ट आपका ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट 10-15 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, 30 सेकेंड का आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर। इसमें
इसने सेंटेंस यूज किया है मोस्ट ऑफ द। मैंने आपको बताया कि कोरल रीफ्स जो है मेनली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होती है। इसके अलावा जो हायर ट्रॉपिक्स में जो आपकी कोल्ड कोरल्स है, डीप सी कोरल है, वो भी पाई जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोरल्स है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता है कि कोरल्स आर ओनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल वाटर्स, तब वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता। उसके बाद में मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। वो डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो कोरल रीफ्स है वो इन कंट्रीज के आसपास है, और ये 1/3 कोरल रीफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये कंट्रीज। यस, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। जैसे ही स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर सेकंड वाला ऑप्शन आपको नहीं भी पता है तो थर्ड पे आओ। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जिस तरह से लैंड पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हाई बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसी का मराइन इक्विवेलेंट होता है आपका कोरल रीफ्स। और वहां पे जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी ज्यादा होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसमें, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। तो आंसर इस केस में हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हो ये लेटेस्ट प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स 2014 के अंदर, इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। कौन सी लोकेशन पे कोरल रीफ्स मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यस। गल्फ ऑफ कच्छ, यस। गल्फ ऑफ मन्नार, यस। सुंदरबन, सुंदरबन वाले रीजन में कोरल रीफ्स नहीं मिलेगी, बिकॉज उस वाले रीजन में आपके फ्रेश वाटर का इंट्रूजन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कोरल रीफ्स के लिए चाहिए सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर वाले रीजन में कोरल रीफ सरवाइव नहीं करेगी। तो आपका सलाइन वाटर, ये जो सुंदरबन वाला रीजन है, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो डेल्टा बनता है उसकी वजह से यहाँ पे फ्लो होता है फ्रेश वाटर का। इसकी वजह से सुंदरबन वाले रीजन में कोरल्स नहीं पाई जाएगी। ये आपका 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वे वाले रीजन जहाँ पे फ्रेश वाटर का इंट्रूजन होता है वहां पे कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती। आप इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आज के डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक था, जो टॉपिक का नाम था कोरल रीफ्स। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है, कोरल रीफ के कितने टाइप्स होते हैं, कोरल रीफ्स के लिए सरवाइव करने के लिए क्या आइडियल कंडीशन होती है। फिर हमने पढ़ा कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन कि इंडिया लेवल पे कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है, इंडिया वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोरल की कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटी को। उसके बाद में हमने पढ़ा आपके कोरल्स को कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोरल्स को, कोरल के टाइप पढ़े, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और आपका अटोल, इसमें क्या डिफरेंस है, और इंडिया के अंदर कौन सी रीफ कहाँ मिलती है वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि आपकी जो कोरल रीफ है उसको जो थ्रेट है, तो अब उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया। और इसी के बीच में हमने जो करंट अफेयर वाला जो एंगल था, जो आपका स्नोफ्लेक कोरल, उसको भी हमने कवर किया कि मेनली जो नॉर्मल कंडीशन में कोरल मिलती है उसमें और स्नोफ्लेक कोरल में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्रयास कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाना, मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक मार देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।